morning all of you. Myself Neeraj Nagar. I am from Ambala, Haryana and Double Diamond in DXN company. तो आज मैं बात करने वाली हूँ अबाउट केमोथेरेपी. व्हाट इज केमोथेरेपी? तो अपना सेशन में स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगी हमारे ग्रेट एनलाइटेड मास्टर डॉक्टर लिम का, जिन्होंने हम सभी को काम करने के लिए एक साथ इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म दिया है और एक ऐसी संजीवनी बूटी को लाकर हमारे सामने दे दिया है, हमारे हाथों में दे दिया है कि जिसका सेवन अगर हम अपने डेली लाइफ में भरपूर मात्रा में करें तो हमें अपने स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आज का, जैसे आप सभी लोग जानते हैं, जो आज का समय चल रहा है, सभी को एक अलग अजीब तरह का टेंशन है। हर कोई परेशान है इस बात को सोचकर। अपनी इम्यूनिटी के बारे में सभी लोग बात कर रहे हैं। इम्यूनिटी को लेकर सभी लोग परेशान है कि पता नहीं ये जो कोविड चल रहा है, कल मेरा क्या होगा, मुझे होगा या कैसे होगा, मैं कैसे करूँगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर हम सभी लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। तो लेकिन मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देती हूँ, जो लोग भरपूर मात्रा में इस संजीवनी बूटी का, इस चमत्कारी जड़ी बूटी का सेवन डेली कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा चमत्कारिक बूटी है जिसका प्रयोग बहुत पुराने समय में सिर्फ राजा और महाराजा ही किया करते थे। इसको यूज करने का अधिकार सिर्फ राजा और महाराजों को ही था। तो जिसके कारण जब वो उसको यूज करते थे तो एक अच्छी हेल्थ जीते थे और बहुत लंबे समय तक वो जीते थे, दीर्घायु होते थे। तो ये ऐसा चमत्कारिक जड़ी बूटी है। तो आज डॉक्टर लिम सरल वे में इस जड़ी बूटी को हमारे पास में लाकर, हमारे हाथों में लाकर दे दिया है कि एक लोअर क्लास से लेकर एक हायर क्लास तक इस जड़ी बूटी को यूज कर सकता है। अच्छा, कैसे यूज कर सकता है? क्योंकि डॉक्टर लिम ने इस जड़ी बूटी को हमारे डेली यूज के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सब में इसको डाल दिया है। तो हर कोई इस जड़ी बूटी को आसानी से यूज कर सकता है। अब चाय में डॉक्टर लिम ने इस जड़ी बूटी को डाल दिया है, कॉफी है, पेस्ट है, साबुन है ना, और बहुत सारे न्यूट्रिशन ऐसी चीजें हैं हमारे पास में। तो जो डेली लाइफ में हम लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं, उन सारे प्रोडक्ट्स में इस जड़ी बूटी को उन्होंने ऐड कर दिया है। तो जब हम अगर भरपूर मात्रा में इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं करना है, अलग से कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अपना ब्रांड को चेंज करना है। अगर हम अपना ब्रांड को चेंज करते हैं तो हम इसका भरपूर मात्रा में बेनिफिट ले सकते हैं, एक हेल्दी लाइफ हम लोग जी सकते हैं। दिल्ली में डीएक्सन कंपनी की स्थापना करी थी, मलेशिया में। तो डीएक्सन कंपनी की स्थापना के पहले डॉक्टर लिम ने 10.5 सालों तक इस जड़ी बूटी के ऊपर रिसर्च किया। इस संजीवनी बूटी, मैं तो संजीवनी बूटी कहूँगी क्योंकि मैं किसी प्रॉब्लम को लेकर ही यहाँ पर आई थी और मेरी प्रॉब्लम थी, मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम था, मुझे जिसकी वजह से डिप्रेशन बहुत हो गया था। तो मेरी वो प्रॉब्लम यहाँ पर सॉर्ट आउट हुई, जिसके कारण मैंने एक अपने आप से कमिटमेंट किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं काम करूं या ना करूं, बट एक कमिटमेंट आज मैं अपने आप से करती हूं कि जब तक होल लाइफ, जब तक जीवन है, मैं इस प्रोडक्ट को यूज करूंगी, अपनी पूरी फैमिली को यूज कराऊंगी, अपने नियर एंड डियर्स को यूज कराऊंगी, और ये मेरा कमिटमेंट रहा। तो लाइफ में बहुत सारे चढ़ाव उतार होते हैं, सबकी लाइफ में आते हैं, मेरी लाइफ में भी आए, बट मैं अपने कमिटमेंट के साथ रही। इस प्रोडक्ट को मैं लगातार यूज करती रही और अपनी फैमिली में सबको कराती रही और लोगों को भी इसके बारे में बताती रही। और आज भी मैं वही काम करती हूँ, प्रोडक्ट को कंज्यूम करती हूँ और प्रोडक्ट को कंज्यूम करवाती हूँ। तो डॉक्टर लिम ने 10.5 सालों तक इस संजीवनी बूटी के ऊपर रिसर्च किया और उन्होंने अपने रिसर्च के दौरान इस चमत्कारिक जड़ी बूटी को हम सभी के सामने लाकर रख दिया। तो डॉक्टर लिम ने अपनी जो ग्रेजुएशन है ITI खड़गपुर से ही करी। तो डॉक्टर लिम का एक शुरू से एक विजन रहा है
कि हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो हेल्थ अगर हमारा अच्छा है, आप सारे प्रोडक्ट अगर DXN के यूज कर रहे हैं तो आप पूरी तरह से अपने आप को हेल्दी रख पाते हैं, है ना। तो भरपूर मात्रा में इन प्रोडक्ट्स को आप यूज करें और पूरी तरह से हेल्दी रहेंगे। तो जब आप हेल्दी रहेंगे तो कुछ भी काम आप अच्छे से कर पाएंगे, है ना। इस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा बता पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा आप जा पाएंगे, और जो भी काम आप करते हैं उस काम में भी आप मन लगाकर अपने काम को करेंगे तो वेल्थ भी आपको अच्छे से वहां पर मिलेगी। तो जब हेल्थ अच्छी होगी तभी आप काम कर पाएंगे, तो वेल्थ आप अच्छे से ज्यादा अर्न कर पाएंगे। और जब हेल्थ और वेल्थ दोनों होंगी आपके पास में तो ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस आपके पास में आ जाएगी। सुनो, है ना। तो चलिए, अभी बातें तो हम बहुत सारी कर सकते हैं इसको लेकर, लेकिन जैसा कि आज हमारा सेशन है गेनोथेरेपी, तो आज हम बस गेनोथेरेपी के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज गेनोथेरेपी? तो आप मेरा स्लाइड पे देख रहे हैं, ये जो हाथों में है ये है हमारा गैनोडर्मा, लाल रंग का मशरूम। ये है वो संजीवनी बूटी, तो जिसके बारे में मैं इतनी देर से आपसे बात कर रही थी। तो चलिए आगे हम लोग आगे बात करते हैं, देखते हैं। तो लगभग 200, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, टू अप्रोच ऑन हेल्थ। तो दो तरह से हम अपनी हेल्थ को अप्रोच करते हैं। लगभग 200-300 साल पहले से हम लोग दो तरह से अपनी हेल्थ को अप्रोच करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहला है नेचुरल फूड, जो हमारा प्राकृतिक भोजन है। दूसरी तरह से हम कैसे अपनी हेल्थ को अप्रोच करते हैं, कन्वेंशनल मेडिसिन, पारंपरिक दवाइयाँ। तो ये दो तरह की तरह से हम लोग अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देते हैं। अपनी हेल्थ तक हम इन दो रास्तों से पहुंच सकते हैं। तो पहला क्या है, इन दोनों का क्या है, अप्रोच क्या है। तो जो नेचुरल फूड होती हैं उनका जो अप्रोच है वो पूरी तरह से होलिस्टिक है, संपूर्ण है। होलिस्टिक माने क्या, आपके सिर के बालों से लेकर पैरों के नखून तक पूरी बॉडी के ऊपर ये काम करती हैं। और जो कन्वेंशनल मेडिसिन है वो सिगमेंटल है, खंड युक्त है ना। सिगमेंटल क्या, कि अलग अलग बॉडी के ऑर्गन के ऊपर ये काम करती हैं। जैसे आपकी किडनी के ऊपर अलग काम करती है, हार्ट के ऊपर अलग काम करती है ना, लिवर के ऊपर अलग काम करती है, ब्रेन के ऊपर अलग काम करती है। तो जो इन दोनों में से इनका फोकस कहाँ पर है, तो फोकस अगर हम देखें तो जो नेचुरल फूड है उनका जो फोकस है पूरी तरह से हेल्थ की तरफ है। वो पूरी तरह से आपको हेल्दी बनाते हैं, शरीर के सिर के बालों से लेकर पैरों के नखून तक बॉडी में जितने भी ऑर्गन हैं, बॉडी में जितने भी सेल हैं, सबको वो हेल्दी करते हैं। अच्छा, इनका फोकस कहाँ पर होता है, जो पारंपरिक दवाइयां हैं इनका फोकस होता है डिजीज के ऊपर, बीमारियों के ऊपर, है ना। जैसे मान लीजिए अब आपको कोई बीमारी होगी तो ये सिर्फ उसके ऊपर इनका फोकस रहता है। उससे पहले ये हम लोग नहीं ले सकते हैं, है ना। हम लोग उससे पहले इसका योग नहीं, जब आपको बीमारी आएगी तब ये उसको ऊपर फोकस करेंगी। और इनका मेथड क्या होता है, तो जो नेचुरल फूड होते हैं उनका मेथड होता है प्रिवेंशन, यानी कि हम क्यों वेट करें कि हमारी को बीमारी आए तब हम कुछ लें। तो अगर हम ये नेचुरल फूड को लेते हैं, नेचुरल भोजन को हम ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं, तो ये क्या काम करते हैं, पहले से ही प्रिवेंट करके रखते हैं कि अगर कोई बीमारी बाहर से आए तो पहले से उन सेल को, उन ऑर्गन को आप प्रिवेंट कर दो, है ना। तो इनका काम होता है प्रिवेंशन, कि आपका कोई भी बीमारी, हम बीमारी का वेट नहीं करते हैं, पहले से ही वो ऑर्गन और वो सेल को हम प्रिवेंट कर लेते हैं। तो ये प्रिवेंशन का काम करती हैं जितनी भी नेचुरल फूड होते हैं। अच्छा, ये क्या करते हैं कन्वेंशनल मेडिसिन, ये करते हैं क्योर। मान लीजिए अब आपको बीमारी हो गई तो अभी क्या करना है, अब आप हॉस्पिटल में जाइए, एडमिट हो जाइए और उसका ट्रीटमेंट कराइए, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपको एक्सीडेंट हुआ तो आपको हॉस्पिटल जाना है, वहां आपको ट्रीटमेंट कराना है ना। और तो इनका
इनका क्या होता है कि ये जो बीमारी आती है तब ये क्योर करते हैं। और जो आपका प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, तो जो नेचुरल फूड होता है उनका प्रोडक्ट्स होता है सप्लीमेंट्स। ये सप्लीमेंट्स क्या हैं, तो सप्लीमेंट क्या होते हैं कि एक छोटे बच्चे से लेके बड़े तक कोई भी इन प्रोडक्ट्स को खा सकता है, सप्लीमेंट्स को यूज कर सकता है, ले सकता है। और जो इनका प्रोडक्ट होता है वो होता है ड्रग। अच्छा, ड्रग हम हर किसी को नहीं दे सकते हैं, है ना। तो ड्रग को क्या, ड्रग आपको जब देते हैं जब आपको कोई बीमारी आ गई, बीमारी को पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम होगी, किसी भी ऑर्गन में आपको दिक्कत आ गई, तो उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए उस ड्रग को दिया जाता है ना। तो इनका जो प्रोडक्ट्स होता है वो ड्रग होते हैं, तो ड्रग हर किसी को हम लोग नहीं दे सकते। अच्छा, इनका गोल क्या होता है, जो प्राकृतिक फूड होते हैं इनका गोल होता है पूरी तरह से वेलनेस, यानी कि पूरी तरह से कल्याण आपका हो जाए, पूरे बॉडी को आपकी हेल्थ मिल जाए, अच्छी तरह से एक एक ऑर्गन, एक एक सेल को ये हेल्दी करते हैं, वेलनेस की तरफ जाते हैं। और जो कन्वेंशन मेडिसिन होती हैं इनका काम होता है करेक्शन, की सुधार करती हैं कि कोई प्रॉब्लम आ गई तो बस उसका ये ठीक करेंगी, है ना, उसका सुधार करेंगी, उसको करेक्ट करेंगी। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात और आपको कहना चाहूंगी कि हमें दोनों ही चीजों की जरूरत है। अब ऐसा नहीं मेडिसिन हमें नहीं लेनी चाहिए। अगर मान लीजिए मुझे कोई इमरजेंसी में कोई बीमारी आ गई है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो क्या, या मेरा एक्सीडेंट हो गया है या कुछ भी हो गया, तो मुझे एलोपैथिक मेडिसिन की तरफ जाना ही पड़ेगा, या कन्वेंशन मेडिसिन की तरफ मुझे लेना पड़ेगा। लेकिन क्या आज की डेट में हम लोग क्या भूल गए हैं, पहले क्या होता था कि हम नेचुरल फूड, प्राकृतिक चीजों की तरफ बहुत जाते थे, तो यहाँ इस तरफ हम लोग इतना नहीं आते थे। तो आजकल क्या हो गया है, लोग इस प्राकृतिक नेचुरल फूड्स को भूलकर ज्यादा से ज्यादा डिपेंड हो गए हैं अपनी कन्वेंशन मेडिसिन की तरफ। तो हमें क्या करना है कि ज्यादा से ज्यादा हम बहुत कम इधर जाएं, अगर जरूरत हो तो उधर जाएं, नहीं तो हम लोग अगर अपना डेली लाइफ में ये नेचुरल फूड्स को ज्यादा यूज करते हैं तो हम शायद इधर कम ही जाएंगे, इधर जाएंगे ही नहीं। तो आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 पिलर ऑफ हेल्थ। तो स्वास्थ्य के 4 स्तंभ होते हैं। तो पहला स्तंभ क्या, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। तो क्या, सकारात्मक मानसिक सोच। आप कुछ भी काम करिए, आपको स्वास्थ्य को हेल्दी रखने के लिए, हेल्थ को अपनी अच्छे से रखने के लिए आपकी मेंटल और पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है ना। तो मान लीजिए आप कुछ भी काम करते हैं, सपोज कीजिए आप यहाँ प्रोडक्ट्स को, उनके ही प्रोडक्ट्स को अगर आप यूज करते हैं, तो क्या आप मान लीजिए आपके मन में तो चल रहा है पता नहीं ये प्रोडक्ट मुझे फायदा करेंगे या नहीं करेंगे, या पता नहीं कैसा है, तो क्या अगर आपकी पॉजिटिव सोच नहीं होगी तो डेफिनेटली वो प्रोडक्ट आपको फायदा नहीं करेंगे। अगर आप एक पॉजिटिव सोच के साथ में वो काम करेंगे, उसको खाएंगे, तो 101% आपको उसका बेनिफिट होगा। तो स्वस्थ रहने का एक सबसे मजबूत पिलर ये है कि आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए, कुछ भी काम करिए तो पॉजिटिव रखिए। अभी आप अगर डीएक्सएन के बारे में, डीएक्सएन के प्रोडक्ट के बारे में किसी से बात करने जा रहे हैं और मन, है ना, और मन में पहले ही अगर डाउट आपके आ गया कि अरे पता नहीं वो मेरी बात को सुनेगा या नहीं, दोनों चीजें एक साथ नहीं होती है ना। तो क्या आपकी बात को सुन भी सकता है और नहीं भी सुन सकता है, आपकी बात को मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है, दोनों ही चीजें होंगी, है ना। बट अगर मैं 100% में पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में वहां पर जाऊंगा या मैं वहां पर जाऊंगी, 100% ही आपको बैक मिलेगा, 100% आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आप करके देखिएगा अपना लाइफ में कुछ भी, है ना। तो हेल्दी रहने का सबसे मजबूत पिलर एक ये है कि हम लोग को एटीट्यूड को पॉजिटिव रखें। और दूसरा पिलर क्या है, हेल्दी लाइफ स्टाइल। यस, हेल्दी लाइफ स्टाइल। आज हम सभी का लाइफ स्टाइल कैसा हो गया है हम सभी को मालूम है।
है ना। हम लोग कितना हेल्दी लाइफ स्टाइल जीते हैं सभी को मालूम है। योगा करते हैं, कितना एक्सरसाइज करते हैं, या फिर कितना हेल्दी हम लोग डाइट लेते हैं, है ना। पिज्जा बर्गर ये सब हैं लेते हैं, है ना। ब्रेकफास्ट के समय ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं और लंच के समय लंच नहीं करते हैं, डिनर के समय डिनर नहीं करते हैं। तो एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को आज हम लोग भूल चुके हैं, तो हमें थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, हेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ में जाना पड़ेगा, है ना। तो दूसरा पिलर हमारे हेल्थ को सही रखने में, मजबूत रखने में। और तीसरा पिलर क्या आता है? हेल्दी डाइट। यस, हेल्दी डाइट। हम क्या खा रहे हैं इसका बहुत बड़ा रोल है हमारे आप को स्वस्थ रखने में, हेल्दी रखने में। तो मैं यहाँ थोड़ा सा डिटेल में आती हूँ कि आयुर्वेद में भी बताया गया है कि भोजन 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का भोजन होता है। सबसे पहला क्या? सात्विक आहार, राजसिक आहार, और तीसरा क्या? तामसिक आहार। तो जो सात्विक आहार होता है उसमें क्या आता है? हमारी दालें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सूप, है ना, ये सब चीजें हमारी सात्विक आहार में आती हैं। और जो राजसिक आहार होता है, जैसे कि नाम भी है राजाओं के जैसा, है ना, पूरी, कचौड़ी, खस्ता, समोसे, मिठाई, है ना, ये सब क्या राजसिक आहार में होता है। और तामसिक आहार क्या? जो आपकी बॉडी के अंदर तमस को पैदा करता है ना, वो तामसिक आहार होता है। लाइक आप फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, नॉन वेज, इवन कि कहते हैं कि रात का जितना भी बासी भोजन होता है वो सारा तामसिक आहार होता है। तो जो हमारा ह्यूमन बॉडी है ना, वो बना सात्विक आहार के लिए है ना। तो आप खुद से करके देखिएगा इस चीज के लिए कि जब आप बिल्कुल कहीं शादी में या पार्टी में या कहीं आप जाते हैं और वहां आप खाकर मात्रा में आप खाकर आते हैं, बहुत ज्यादा आप भोजन करते हैं, क्योंकि मन है ना, मन कहता है मैं ये भी खा लूं, मैं वो भी खा लूं, मैं ये भी ले लूं, मैं वो भी ले लूं। नाना चाहते हुए भी थोड़ा थोड़ा करते हुए हम लोग बहुत ज्यादा कुछ ले लेते हैं, है ना। तो जब हम लोग बहुत ज्यादा ले लेते हैं तो अगले दिन हमारा एनर्जी लेवल कैसा रहता है? अप रहता है क्या? नहीं ना, ऐसा रहता है, डाउन हो जाता है हमारा एनर्जी लेवल, है ना। तो खाने का बहुत बड़ा रोल है। तो फिर हमारा अगले दिन मन करता है कि आज तो बस कुछ नहीं खाना है, मुझे सूप लेना है, दलिया लेना है, या फिर आज बिल्कुल मुझे लिक्विड डाइट पर रहना है ना। तो जिस दिन आप लिक्विड डाइट पर रहते हैं, ये दाल रोटी सब्जी या बहुत लाइट खाना आप खाते हैं, तो एनर्जी लेवल आपका अप रहता है ना। तो हेल्दी डाइट का बहुत बड़ा महत्व है। तो ये आपको देखना है कि आपका डाइट कैसा है ना। और दूसरा क्या? सप्लीमेंटेशन, पूरक आहार। अब आजकल हम जो खाते हैं ना, हम लोग भी खाना हम लोग ले रहे हैं, उसमें क्या है? पूरी तरह से सप्लीमेंट नहीं है, न्यूट्रिशन डाइट नहीं है ना। जो भी भोजन हमारे घर में आता है उसके अंदर कंप्लीट न्यूट्रिशन नहीं है। तो हमें कोई ऐसा सप्लीमेंट लेना पड़ेगा जिसके अंदर हमें कंप्लीट न्यूट्रिशन डाइट मिले। तो कंप्लीट न्यूट्रिशन डाइट लेने के लिए हम लोग को सप्लीमेंट लेना पड़े। स्लाइड पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं टॉक्सिन एंड इम्बैलेंस बॉडी, है ना। तो टॉक्सिन क्या है ना, और ये कहाँ से आता है, और बॉडी इम्बैलेंस, है ना, ये हमारा अनहेल्दी होने का भी बहुत बड़ा रीजन है। तो जो यहाँ पर लिखा है, टॉक्सिन एंड इम्बैलेंस ऑफ बॉडी आर कॉज्ड बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर, है ना। तो जो हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा बीमार होने का जो या अनहेल्दी होने का कारण है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा टॉक्सिन इकट्ठा हो जाते हैं। जब बहुत ज्यादा टॉक्सिन इकट्ठे हो जाते हैं तो हम अनहेल्दी अपने आप को फील करते हैं और हम लोग बीमारी की तरफ जाने लगते हैं। तो टॉक्सिन हमारी बॉडी के अंदर जो आता है उसका कारण है इंटरनल और एक्सटर्नल, दोनों फैक्टर से हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन आता है। अब इंटरनल टॉक्सिन कैसे आता है? सपोज करो आपको शुगर है ना, बॉडी के अंदर शुगर बहुत अच्छी है, शुगर होना चाहिए। तो शुगर एक लिमिट तक अगर है तो हमारी बॉडी के अंदर अच्छी है, लेकिन अगर हमारी बॉडी के अंदर वो बहुत ज्यादा बन रही है, हद से ज्यादा शुगर ऐड हो रही है और वो काफी ज्यादा बॉडी हमारी शुगर को बना रही है, तो वो टॉक्सिन है,
है ना। इसी तरह से और वो ऑर्गन है बॉडी के, हम ज़्यादा मेडिकल लैंग्वेज की तरफ नहीं जाएंगे, है ना। हम लोग बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे, क्योंकि बिकॉज वी आर नॉट अ डॉक्टर, तो जो हमें पता है हम वही बात करेंगे, है ना। अच्छा, दूसरा क्या, जो आपका एक्सटर्नल, जो बाहर से टॉक्सिन आता है, बाहर से टॉक्सिन कैसे आता है ना। तो हमारे खाने से, हमारे पीने से, है ना, इन्वायरमेंट में सांस लेने से, और आजकल तो इतने सारे टॉक्सिन है, कोविड चल रहा है ना, स्वाइन फ्लू है, डेंगू है, तो ये सब क्या है, ये सब टॉक्सिन है, और बाहर से डे बाई डे हमारी बॉडी के अंदर आते हैं, है ना। और दूसरा क्या, स्ट्रेस, है ना, तनाव भी एक बहुत कारण है हमारे को अनहेल्दी रखने का, है ना। तो ये दूसरा है फ्री रेडिकल्स। तो ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ना, ये इसका भी सबसे बड़ा कारण होता है स्ट्रेस। जितना ज्यादा स्ट्रेस होगा हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं, है ना। तो दूसरा फ्री रेडिकल्स, एयर पॉल्यूशन, है ना, पॉल्यूटेड वाटर, केमिकल, ड्रग्स हम लोग नोइंगली या अननोइंगली हम लोग दवाइयाँ यूज़ करते हैं, मेडिसिन यूज़ करते हैं, तो वो किसी न किसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है ना। केमिकल्स बहुत सारे हम लोग खा ही रहे हैं अपने खाने के थ्रू, है ना। जो भी खाना अनाज हमारे घर में आता है, हम सभी को मालूम है कि कितना पेस्टिसाइड्स, कितना केमिकल उसमें हम लोग किसान डालते हैं, यूरिया पड़ता है ना। वो सब केमिकल क्या हो रहा है, हमारी किचन तक आ रहा है, तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, है ना। पॉल्यूशन है ही, है ना, कितना पॉल्यूशन हो गया है सब जगह एनवायरनमेंट में, कई बार तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं हमारी बॉडी को अनहेल्थी रखने के लिए। अच्छा, दूसरा क्या, ईट टू मच, बहुत ज़्यादा भोजन करना, है ना। हम लोग क्या है, एक हैबिट कई बार बन जाती है, हम लोग घर में फ्री है, चलो अभी कुछ थोड़ा सा खा लेते हैं, थोड़ी देर में भूख लगा तो कुछ और खा लेते हैं। अच्छा, भूख नहीं है तब भी हम लोग खा लेते हैं, है ना। तो बहुत ज़्यादा खाना, ये भी अनहेल्दी रहने का बहुत बड़ा एक रीजन है। दूसरा, ईट टू मच, बहुत ज़्यादा भोजन करना, है ना। ईट टू मच, ईट ऑफ्टन, बार बार भोजन करना, है ना, बार बार खाने की आदत, है ना। चलो थोड़ी देर में कुछ खा लिया, थोड़ी देर में कुछ खा लिया, है ना। तो ये भी एक अनहेल्दी मतलब एक वो है कि हमारे शरीर को अनहेल्दी रखने में हमारी हेल्प करता है। जल्दी जल्दी खाना, ईट टू फास्ट, है ना, बहुत जल्दी चबा के, कहते हैं ना कि अगर हम जितना ज़्यादा भोजन चबाकर खाएंगे उतना ज़्यादा जल्दी वो डाइजेस्ट होगा। हमारी बॉडी में जो मशीनरी है उसको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट क्या है, उतना भी समय हम लोगों के पास नहीं होता है। हम बार बार उसको, हम बहुत जल्दी उसको खा लेते हैं, नहीं समय नहीं है, फटाफट से खा लो, है ना। मैंने देखा है कि बॉम्बे जैसे बड़े बड़े शहरों में तो उन लोगों के पास खाने का समय ही नहीं है, तो अपना क्या बोलते हैं उनको, बड़ा पाव वगैरह वो सब लोग खाते हैं, तो फटाफट खा लो, मतलब अंदर डाइजेस्ट हो रहा है नहीं हो रहा है मालूम नहीं। तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, जितनी बार चबाकर हम लोग खाएंगे उतनी अच्छी से, उतनी बढ़िया से वो जो हमारा भोजन है वो हमारे को बचेगा, अच्छे से डाइजेस्ट होगा। लेकिन हम लोग अगर ऐसे जल्दबाजी में खा लेते हैं खाने को, तो वो डाइजेस्ट नहीं होता और हमारी बॉडी के अंदर जाके हमारी मशीनरी को बहुत ज़्यादा काम करने को दे देता है कि ठीक है, मैं तो जल्दी से ऐसी आ गया, अब तुम इसके ऊपर काम करो, है ना। तो जल्दी खाने की आदत को बदलना चाहिए, है ना। तो पुराने बुजुर्ग भी बोलते थे कि भोजन को खाओ और पानी को पियो, है ना। तो भोजन को खाना चाहिए, इतना चबाओ, सॉरी, भोजन को पीना चाहिए, उसको इतना चबाओ कि वो पानी बन जाए, और पानी को खाओ, है ना। तो पानी को क्या एक साथ नहीं पीना चाहिए, उसको घुट करके पानी को पीना चाहिए अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। और दूसरा क्या, ईट टू मच एसिडिटिक फूड, तो बहुत ज्यादा हम लोग एसिडिटिक फूड खाते हैं, है ना। तो एसिडिटिक फूड क्या कि हम ग्रीन वेजिटेबल, सब्जियां वगैरह तो कम खाते हैं, और जो भी हम लाते भी हैं अगर मार्केट से, तो हम उसको इतना ज़्यादा बना लेते हैं, इतना ज़्यादा पका लेते हैं, मिर्च मसालों से अच्छे से तड़के लगा के हम लोग इसको बनाते हैं, तो वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा एसिडिटिक फूड हो जाता है ना। तो एसिडिटिक फूड भी एक अनहेल्दी मतलब हमारे शरीर को अनहेल्दी रखने में
हमारे को काफी वो करता है ना, नुकसान पहुंचाता है। दूसरा क्या, ईट टू मच कुक्ड फूड, तो बहुत ज्यादा पका हुआ भोजन, मैं भी बात कर रही थी है ना, तो बार बार पकाते हैं है ना, बहुत ज्यादा पका हुआ भोजन की एक बार बन गया, फिर उसको फ्रिज में रख दिया, दोबारा बाहर निकाला, फिर उसको दोबारा से अच्छा मसाला वसाला डाल के अच्छा सा किया, पकाया है ना, और खूब पकाते हैं। तो हरी सब्जियों को बाजार से लाते हैं, लेकिन उसको इतना पका देते हैं कि उसका जितना भी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो सब खत्म हो जाती है। तो ईट टू मच कुक्ड फूड है ना। और लास्ट क्या, ईट टू लिटिल ग्रीन वेजिटेबल, हम लोग ग्रीन वेजिटेबल नहीं खाते, और कहते हैं ना जितना हरी सब्जियां ग्रीन वेजिटेबल आप खाएंगे उतना ज़्यादा अपने आप को हेल्दी रख पाएंगे। तो ये सारे वे हैं जिसकी वजह से हम लोग अनहेल्दी हो जाते हैं। और रहते हैं, अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं बॉडी एज द बेस्ट डॉक्टर, आपका शरीर ही सबसे अच्छा डॉक्टर है आपके लिए, है ना। शरीर सबसे अच्छा डॉक्टर है, बॉडी एज द बेस्ट डॉक्टर। 3 डिफेंस लेवल ऑफ द बॉडी ऑफ डील विथ टॉक्सिन, तो यहाँ पर 3 तरह के डिफेंस होते हैं जिनसे आपकी बॉडी लड़ती है और आपकी बॉडी उनके साथ में। तो पहला डिफेंस की डिस्चार्ज फेज, कि अभी आपकी बॉडी के अंदर जो भी अनवांटेड इकट्ठा हो गया है या जो भी टॉक्सिन आपकी बॉडी के अंदर आया है, तो आपकी बॉडी फर्स्ट डिफेंस में काम कर रही है कि उसको टॉक्सिन को निकालकर बॉडी आपकी बाहर फेंक रही है। तो डिस्चार्ज फेज में काम करता है। अब बॉडी, अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है और वो फर्स्ट डिफेंस को कंप्लीट नहीं कर पा रही है, तो आपकी बॉडी सेकंड डिफेंस में चली जाती है, सेकंड लेवल ऑफ डिफेंस में चली जाती है, और जो भी वो टॉक्सिन को डिस्चार्ज नहीं कर पाती है तो उसको क्या करती है, पुट असाइड फेस में उसको रख देती है, और कि चलिए कभी अगर हमें समय मिलेगा तो मैं इसको बाहर निकालूंगी। अब अगर आपका बॉडी का इम्यूनिटी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और उतना ज्यादा बॉडी के अंदर ताकत नहीं है, तो वो थर्ड लेवल ऑफ डिफेंस में भी चली जाती है। थर्ड लेवल ऑफ डिफेंस क्या है, ट्यूमर डेवलपिंग फेज, तो वो बहुत समय तक जो कचरा है, जो टॉक्सिन है, उसको बाहर नहीं निकाल पाती है, तो वो ट्यूमर डेवलप को कर देती है, ट्यूमर को डेवलप कर देती है और वो डिजीज के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। और फिर यहाँ पर क्या करती है, आपकी बॉडी अपने हाथ खड़े कर देती है कि भाई अभी मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, अभी मुझे लेकर चलो, अभी डॉक्टर मुझे हॉस्पिटल या मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करो, जो करना इसका अब मेरे बस का नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। तो यहाँ पर फर्स्ट लेवल ऑफ डिफेंस क्या है, कैसे काम करती है, द डिस्चार्ज फेज। तो कैसे डिस्चार्ज करती है, टॉक्सिन विल बी डिस्चार्ज फ्रॉम द बॉडी। तो जो शरीर में टॉक्सिन आ गए, फर्स्ट लेवल डिफेंस में अगर आपका शरीर है, आपकी बॉडी है, तो वो कैसे काम करेगी, वो सबसे पहला काम करेगी आपकी बॉडी से 4 तरीके से आपकी बॉडी से वो टॉक्सिन को बाहर निकालेगी। पसीना आ सकता है, जब आप ये आपकी बॉडी फर्स्ट लेवल डिफेंस में काम कर रही है, आपको यूरिन बहुत आ सकता है, आपको बलगम आ सकता है, और आपको स्टूल में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको स्टूल का कलर चेंज होके आ सकता है ना। तो ये सारा डिपेंड करेगा आपकी बॉडी के सिस्टम के ऊपर, है ना, डिपेंड ऑन योर बॉडी सिस्टम, कि आपकी बॉडी के अंदर क्या सिस्टम है और आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो देखिए, ये तो कोई भी आपकी बॉडी के अंदर कितना प्रॉब्लम है, क्या है, कैसे है, इसका कोई पैमाना नहीं है, ये कोई भी आपको नहीं बता सकता। किसी भी पैथी में इसका कोई ऐसा पैमाना नहीं है कि आप उसको नाप के बता सकें कि आपकी बॉडी के अंदर इतनी प्रॉब्लम है तो आप ये ले लो, ये ठीक हो जाएगा, है ना। तो जब फर्स्ट लेवल डिफेंस में अगर आपकी बॉडी है, तो वो क्या करेगी, जैसे भी कोई टॉक्सिन अंदर जाएगा, चाहे इंटरनल चाहे एक्सटर्नल, वो उसको निकाल के बाहर फेंक देगी, है ना, थ्रू योर पसीना, आपका यूरिन, आपका बलगम और आपका मल, इनके द्वारा वो उस सारे टॉक्सिन को बाहर निकाल कर फेंक देती है। नेक्स्ट उसमें क्या है स्लाइड में, सेकंड लेवल ऑफ, तो आपकी जो बॉडी है, अगर फर्स्ट लेवल में आपकी बॉडी काम नहीं कर पा रही है,
तो वो सेकंड लेवल ऑफ डिफेंस में चली जाती है ना। कहती है पुट असाइड, जो टॉक्सिन है जो वो निकालने में समर्थ नहीं हो पाई, उस टॉक्सिन को धीरे 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 करके अलग अलग इकट्ठा कर लेती है। बॉडी के अलग अलग ऑर्गन, अलग अलग पार्ट्स में जाके वो उस टॉक्सिन को जमा करना शुरू कर देती है ना। तो बॉडी के जिस पार्ट में भी जाकर वो टॉक्सिन को जमा करेगा, उस मटेरियल को जमा करेगा, वही पार्ट में आपके प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, है ना। अगर मान लीजिए टॉक्सिन को वो क्रिस्टल छोटे छोटी पथरियों के रूप में भी जमा कर सकती है ना। तो क्या करती है कि यूरिक एसिड और पथरी में उसको कन्वर्ट कर देती है, उस टॉक्सिन को छोटे छोटे क्रिस्टल में कर देती है, स्टोन के रूप में बन जाती है और वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है ना। और कई बार तो ये क्या करती है, कंबाइंड विद इनर्ट जो आपका है उसको कोलेस्ट्रॉल और फैट के रूप में कन्वर्ट कर देती है। जो इंटरनल मटेरियल्स हैं तो उनको कंबाइन करती है, इकट्ठा करती है और कोलेस्ट्रॉल और फैट के रूप में भी उसको कन्वर्ट कर देती है ना। तो सेकंड फेज में आपकी बॉडी ये काम करती है। चलते हैं अगली स्लाइड पर। तो अगर आपकी बॉडी सेकंड फेज को करने में पूरी तरह से समर्थ नहीं हो पाती है, तो आपकी बॉडी एट द एंड ऑफ थर्ड लेवल ऑफ डिफेंस में चली जाती है। तो थर्ड और लेवल डिफेंस में जैसे ही आपकी बॉडी जाती है तो वो क्या करती है, टॉक्सिन दैट कैन नॉट बी डिस्चार्ज फ्रॉम द बॉडी आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विल डेवलप इनटू हेल्थ प्रॉब्लम सच एज ट्यूमर, है ना। तो बहुत समय तक जब वो उसको नहीं निकाल पाती है, टॉक्सिन को निकालना भूल जाती है, तो वो ट्यूमर के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। आपकी बॉडी के अंदर ब्रेन ट्यूमर हो जाता है ना, और भी अलग अलग तरह के बॉडी में ट्यूमर्स को वो कन्वर्ट कर लेती है। फिर यहाँ पर आकर आपका जो शरीर है वो अपने हाथ खड़े कर देता है। हमारा अगली स्लाइड में है गैनोडर्मा सपोर्ट द बॉडी। तो जो गैनोडर्मा की मैं स्टार्टिंग में बात कर रही थी, जिस जड़ी बूटी की मैं बात कर रही थी, वो जड़ी बूटी ये है ना। तो गैनोडर्मा के नाम से जानी जाती है ये जड़ी बूटी। तो इस जड़ी बूटी के बारे में फिर कभी मैं अपनी दूसरी वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी कि ये जड़ी बूटी क्या है और कैसे ये है। तो अभी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि गैनोडर्मा के नाम से ये संजीवनी बूटी है। तो ये सपोर्ट द बॉडी, सपोर्ट्स द बॉडी, गैनोडर्मा सपोर्ट्स द बॉडी। गैनोडर्मा आपके शरीर की सहायता करती है। तो गैनोडर्मा सहायता कैसे करती है, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं फर्स्ट, उसमें ये गैनोडर्मा का फ्रूट पोर्शन है ना। और ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये गैनोडर्मा का रूट पोर्शन है। तो जो फ्रूट पोर्शन है, तो यहाँ पर दो तरह की आप देख पा रहे हैं बॉटल, एक में है फ्रूट पोर्शन के भाग का और एक में है रूट पोर्शन के भाग का कैप्सूल। तो पाउडर फॉर्म में ये कैप्सूल फॉर्म में है। तो इसमें क्या है, ये जो फ्रूट पोर्शन वाले भाग का जो कैप्सूल है, ये क्या करता है, ये आरजी सपोर्ट्स द बॉडी इन डिटॉक्सिफिकेशन। तो ये आपकी बॉडी से आपके शरीर से जितना भी टॉक्सिन होता है उसको बाहर निकालने में आपकी हेल्प करता है ना। कोई भी टॉक्सिन बॉडी के अंदर है उसको कलेक्ट करता है, बाहर निकालता है बाहर। अभी लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था या देखा था कि आपके वेस्ट मटेरियल के थ्रू ये बाहर निकालेगा। अच्छा, दूसरा क्या है, जीएल। जीएल शरीर को आपके बैलेंस रखता है। जीएल सपोर्ट द बॉडी इन बैलेंसिंग। तो यहाँ कहता है कि आपकी बॉडी को बैलेंस करता है। बैलेंस कैसे करता है कि टॉक्सिन बॉडी के अंदर कोई भी है, अगर कुछ आता है तो ये क्या करता है, उसको प्रिवेंट करता है। बहुत ही सिंपल सी भाषा में हम बात करेंगे कि आरजी आपकी बॉडी से टॉक्सिन को बाहर निकालता है और जो जीएल है आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन को अंदर आने से रोकता है या उसकी हेल्प करता है। तो आते हैं अपनी दूसरी स्लाइड के ऊपर। तो यहाँ पर है फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थ्योरी। तो जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थ्योरी है, तो कई बार ऑब्जर्व किया गया है कि जो ह्यूमन बॉडी है उसमें समस्याओं का जो कारण है वो दो कारणों से होती है। जो ह्यूमन बॉडी में प्रॉब्लम आती है उसका जो रीजन है वो दो रीजन है, पहला टॉक्सिन और दूसरा इम्बैलेंस बॉडी।
तो टॉक्सिन हमारी बॉडी से नोइंगली और अननोइंगली हमारी बॉडी के अंदर आते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल कहीं से भी टॉक्सिन आते हैं, जिसके कारण से हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम आती है ना, ऑब्जर्व किया गया है। और दूसरा क्या है, इम्बैलेंस ऑफ बॉडी सिस्टम। आपका जो बॉडी का सिस्टम है वो इम्बैलेंस हो गया है। आपकी बॉडी की, सपोज कीजिए आपकी बॉडी में अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम आई है तो पूरा का पूरा बॉडी का सिस्टम डिस्टर्ब होता है। आपके लंग्स में कोई प्रॉब्लम आ गई तो पूरा बॉडी का सिस्टम डिस्टर्ब होता है। ऐसा नहीं है कि लंग्स में प्रॉब्लम आई है तो आपका लंग्स ही डिस्टर्ब हुआ है, आपकी पूरी बॉडी का सिस्टम डिस्टर्ब हो गया। तो बॉडी क्या होता है, एक ऑर्गन के प्रॉब्लम में आ जाने के कारण वो पूरा का पूरा बॉडी सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, तो बॉडी इम्बैलेंस हो जाती है ना। दूसरा हम चलते हैं, सेकेंड ऑब्जर्वेशन थ्योरी क्या है, गैनोडर्मा सपोर्ट्स द बॉडी। गैनोडर्मा बॉडी को हेल्प करता है और द बॉडी टेक्स केयर ऑफ इट्स ओन हेल्थ प्रॉब्लम, है ना। तो गैनोडर्मा क्या करता है, गैनोडर्मा बस सिर्फ बॉडी को सपोर्ट करता है उसका काम करने के लिए। और शरीर क्या करता है, अपनी जो आपकी बॉडी है वो अपनी हेल्थ की प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व करती है, अपनी केयर अपने आप करती है बॉडी, है ना। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो गैनोडर्मा हेल्प नहीं करेगा, आपकी बॉडी ही उसको ठीक करेगी, आपकी बॉडी ही उसको देखभाल करेगी, है ना। तो गैनोडर्मा तो बस सिर्फ उसको हेल्प कर दिया, उसको ताकत दे दी। गैनोडर्मा जब हम बाहर से खाते हैं तो आपकी बॉडी को ताकत मिल गई, आपकी इम्यून सिस्टम को ताकत मिल गई कि ठीक है मैं आपको ताकत दे दिया है, अब आपको इतनी ज्यादा ताकत मिल गई है कि आप अब देखो आपकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम हो रही है और उसको टेक केयर करो, है ना। तो एबीसी रूल है यहाँ पर, है ना, कि आपका गैनोडर्मा सिर्फ आपकी बॉडी को सपोर्ट कर रहा है, बाकी बॉडी अपने शरीर की, अपने ऑर्गन्स की, अपने सेल की देखभाल वो स्वयं करती है, अपने आप ही करती है। अच्छा, दूसरा यहाँ पे थर्ड ऑब्जर्वेशन थियरी क्या है, रिएक्शन इज कॉज्ड बाय द बॉडी नॉट गैनोडर्मा, है ना। अभी आप जब इसको खाते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है, इस प्रोडक्ट को भी खाने से, या फिर आपकी बॉडी बहुत अच्छी है तो जब आपकी बॉडी बहुत अच्छी हो जाती है तो उसको पूरी ताकत मिल जाती है और पूरी अच्छी तरीके से हेल्दी हो जाती है, तो वो क्या करती है, अपनी बॉडी के एक एक सेल को, एक एक ऑर्गन को उसको मजबूत करने में वो जुट जाती है ना। और बॉडी के अंदर जहां जहां से टॉक्सिस इकट्ठा हो गया है उसको क्लीन भी करती है, साथों साथ उसको क्लीन करने में भी वो हेल्प करती है ना। तो बॉडी अब क्या हो गया, उसको इतनी ताकत मिल गई कि वो अपना काम करने के लिए जुट गई है, तो वो टॉक्सिन को इकट्ठा करती है और बाहर निकालती है ना। तो बाहर निकालेगी आपके पसीने के थ्रू, है ना, आपके वेस्ट मटेरियल के थ्रू, है ना। तो ये क्या करती है कि गैनोडर्मा मानव शरीर के ऊपर अचेत या सचेत मुद्रा में कार्य करता है ना। तो इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट गैनोडर्मा वर्क्स ऑन द ह्यूमन बॉडी विद और विदाउट अवेयरनेस। आपको मालूम हो या ना हो, लेकिन क्या है कि गैनोडर्मा भी अंदर जाता है और आपका शरीर वो प्रतिक्रिया करता है और वो उसमें काम अच्छे से करने लगता है। तो क्या करता है, आपको पता भी लगता है और नहीं भी पता लगता है, तो वो अंदर उसका प्रोसेस शुरू हो जाता है और वो उसको डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया में लग जाता है। तो आपका शरीर ही ये सब काम करता है, गैनोडर्मा ये काम नहीं करती है। गैनोडर्मा सिर्फ सपोर्ट करती है बॉडी को, है ना। तो रिफ्लेक्शन क्या है, फिजिकल और मानसिक, है ना। तो गैनोडर्मा जब बॉडी के अंदर जाता है तो बॉडी इतनी ज्यादा वर्क करने लगती है कि वो फिजिकली और इमोशनली दोनों तरह से उस काम करना शुरू करती है। तो फिजिकली तो टॉक्सिन को बाहर निकालेगी क्योंकि गैनोडर्मा ने उसको सपोर्ट किया है आपकी बॉडी को, तो वो फिजिकली टॉक्सिन को बाहर निकालती है। समटाइम देखा गया है कि मेंटली भी वो काम करती है ना। तो मेंटल आपका कोई भी कुछ भी आपको इमोशन आपके चेंज हो सकते हैं,
है ना। आपको सम टाइम आपका मन स्विंग, आपका जो मूड है वो स्विंग हो सकता है ना। कई बार आपका काम करने का मन कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, लेजीनेस भी हो सकती है, और आपको कई बार मन करेगा आपका एनर्जी लेवल हाई हो गया, आप बहुत काम करो, है ना। कई बार बोलने का मन करेगा, तो ये आपके इमोशंस के ऊपर भी काम करना स्टार्ट करती है। तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन थ्योरी क्या है ना। तो यहाँ पर जो दिया गया है, डोज इज इंडिपेंडेंट ऑन सिचुएशन। तो आप जो यहाँ पर डोज दी गई, देखिए वैसे तो ये फूड है ना, तो खाने की कोई डोज नहीं होती है, फिर भी डॉक्टर लिम ने यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन ना हो तो किस तरह से आपको लेना है वो आपको यहाँ पर बताया है। तो फर्स्ट वीक आप इसको जब आप खाना चाहते हैं, आप गैनोडर्मा को जब शुरू करें खाना, तो पहले सप्ताह 1 जोड़ा लें। 1 जोड़ा क्या, 1 RG और 1 GL दोनों मिला के 1 पेयर बनता है ना। दूसरे सप्ताह आप 2 पेयर लें, तीसरे सप्ताह आप 4 पेयर लें, और चौथे वीक आप 6 पेयर इसको कर दें। अब ये कैसे आप करें, कैसे पता लगेगा कि मुझे कितना लेना है। अब सपोज करो आपको जब इसको खाएंगे तो बॉडी वर्क करेगी, तो आपको पता लगेगा। तो आपको नॉर्मल डे से ज्यादा, रूटीन से ज्यादा आपको पसीना बहुत आएगा, या आपको बलगम आएगा, या आपको स्टूल में पता लगेगा, है ना। तो आपको पता लगेगा कि आपकी बॉडी में किस तरह का रिएक्शन हो रहा है। सपोज करो अगर आपको 4 पेयर पर ये रिएक्शन होता है ना, तीसरे सप्ताह आपको कुछ लगता है कि अरे मुझे नॉर्मल डेज से ज्यादा बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, बहुत ज्यादा यूरिन आ रहा है, तो आप यहीं पर स्टॉप हो जाए। तो आप अपनी डोज को 4 पेयर पर मेंटेन रखें, ये आपका राइट डोज होगा, है ना। अगर नो रिस्पॉन्स, अगर आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है 6 पेयर पर भी आकर, तो इंक्रीज डोज, आप अपनी डोज को बढ़ाते हैं थोड़ा सा, है ना। तो इट मीन्स कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, कुछ और ज्यादा प्रॉब्लम है, तो इसको थोड़ा आपकी बॉडी को उस प्रॉब्लम को बाहर करने के लिए और हेल्प चाहिए, है ना। तो आप इसकी डोजेस को बढ़ा दें, है ना। और मैनेजेबल सिचुएशन है तो कंटिन्यू डोज रखें। अब देखिए अगर आपको लगता है कि आपको 6 पेयर पे कुछ आपको मिला है कि आप 6 पेयर पे आपको स्वेट आ रहा है, पसीना आ रहा है, बलगम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, और वो आप मैनेज कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, तो आप वो डोज को मेंटेन रखें और उसको 3-4 महीने तक लगभग कंटिन्यू रखें, है ना। और अगर आपको लग रहा है नॉट मैनेजेबल आपकी सिचुएशन है, तो आपको क्या करना है, अपनी डोज को रिड्यूस कर देना है, कम कर देना है, आपको बंद नहीं करना है ना। क्योंकि गैनोडर्मा अपना काम कर रहा है, अगर आप अपना इसको बिल्कुल लेना बंद कर देंगे तो क्या होगा, सारा का सारा जो सिस्टम अभी तक गैनोडर्मा ने आपकी बॉडी के अंदर काम किया था वो वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। और नेक्स्ट टाइम जब आप स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, आपको बंद से स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। तो अगर आपको बस आपको लगता है कि आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, मैनेज आप सिचुएशन को नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपनी डोज की जो खुराक आप ले रहे हैं उसकी मात्रा को आधा कर दें ना। तो चलते हैं अपनी दूसरी स्लाइड पर। एसिडिटी एंड एल्कलाइन, है ना। तो देखिए जो है आज की डेट में हमारी जो बॉडी है 80% हमारी बॉडी एसिडिटिक हो चुकी है ना, और 20% एल्कलाइन है ना। तो ह्यूमन बॉडी नीड्स टू ईट एल्कलाइन फूड एंड एसिडिटिक फूड इन द रेशो ऑफ 4.1, है ना। 4.1 का रेशो होना चाहिए, 80-20 का होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए, है ना। तो क्या होना चाहिए कि 80% आपकी बॉडी एल्कलाइन होनी चाहिए और 20% एसिडिटिक होनी चाहिए, है ना। तो जो मॉडर्न हमारा ईटिंग हैबिट्स है, हमारा लाइफ स्टाइल है, तो इसमें क्या हो गया है, ये जस्ट द रिवर्स, है ना, एकदम रिवर्स हो गया है, उल्टा हो गया है। 80% हमारी बॉडी एसिडिटिक हो गई है और 20% हमारी बॉडी तो होती है। तो अभी हमें क्या करना है, अपने आप को पूरी तरह से हेल्दी रखने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा एल्कलाइन फूड है ना। तो एल्कलाइन फूड का आप ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। आप जो एल्कलाइन फूड का क्या है, पहले हम बात करते हैं एसिडिटिक फूड क्या है। तो एसिडिटिक फूड
जो है मीट, सॉफ्ट ड्रिंक्स और भी बहुत सारी चीजें है ना, ये सब क्या है, एसिडिटिक फूड है। और एल्कलाइन साग, बाजरा, गेहूं, मक्का, है ना, ग्रीन वेजिटेबल। और क्या ये DXN के जितने भी प्रोडक्ट हैं, RGGL है, चाय है, लिंची कॉफी है, स्पेरुलिना है, मोरंजी है ना, तो आप इनको भरपूर मात्रा में सेवन करें। ये सारे एल्कलाइन फूड हैं। तो एल्कलाइन खाएं, बाजरा लें, गेहूं, मक्का, जो भी एल्कलाइन फूड है वो यूज करें। साथ डीन के साथ साथ DXN के सारे ये प्रोडक्ट को आप यूज करें, जहां से आपको बहुत ज्यादा एल्कलाइन फूड आपको मिल जाएगा। हमारी जो दूसरी स्लाइड है वो है एंजाइम थ्योरी। अब है ना, तो क्या है एंजाइम थ्योरी हमारी? डायबिटीज इज नॉट द प्रॉब्लम, है ना, डायबिटीज आपका प्रॉब्लम नहीं है, शुगर आपका प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम इज द फूड, प्रॉब्लम है आपका खाना, आपके खान पान में प्रॉब्लम है। अच्छा, डायबिटीज का जब प्रॉब्लम होता है तो डायबिटीज प्रॉब्लम इज कॉज्ड बाय पेनक्रियास। तो डायबिटीज का जब प्रॉब्लम होता है तो वो पेनक्रियास के कारण, और है ना, और पेनक्रियास का प्रॉब्लम किसके कारण होता है? डाइजेस्टिव प्रॉब्लम के कारण, है ना। पेनक्रियास प्रॉब्लम इज कॉज्ड बाय डाइजेस्टिव प्रॉब्लम। आपका डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होता है तब आपको पेनक्रियास में प्रॉब्लम आ जाता है। और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम इज कॉज्ड बाय फूड प्रॉब्लम। और जब डाइजेस्टिव प्रॉब्लम कब होती है? जब आपके फूड में प्रॉब्लम है ना, आपके खान पान में कमी है, इसीलिए डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आपको हो जाती है। और फूड प्रॉब्लम का कारण क्या है? लैक ऑफ एंजाइम। फूड प्रॉब्लम का कारण होता है आपके खाने में एंजाइम की कमी है ना। अब एंजाइम क्या है ना, तो देखिए दो तरह से हमको चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिशन और मैक्रो न्यूट्रिशन, है ना। तो हमारा जो हम खाना खा रहे हैं उसमें हमें ये एंजाइम और वो सब चाहिए, बट आज के समय में हम जो भी खा रहे हैं उसके अंदर एंजाइम नहीं है, वो माइक्रो न्यूट्रिशन नहीं है। तो ये एंजाइम क्या करते हैं? जो भी खाना हम खाते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जो भी हम खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करने में ये हमारी हेल्प करते हैं। ये एंजाइम हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं, बट आज के खाने में हम जो भी खाते हैं उसमें ये एंजाइम की कमी है। तो हमें कुछ ऐसे खाने को ढूंढना पड़ेगा, कुछ ऐसे भोजन को हमें ढूंढना पड़ेगा जहां पर हमें ये मैक्सिमम मात्रा में एंजाइम मिले, जिसके कारण हमारा खाना अच्छे से हमें डाइजेस्ट हो सके। तो हमें क्या करना है? हम ज्यादा से ज्यादा अपना RGGL को कंज्यूम कर सकते हैं, स्पेरुलिना को कंज्यूम कर सकते हैं, और मोरंजाइम और कॉर्डिसेप को आप कंज्यूम कर सकते हैं। कॉर्डिसेप कॉफी है, बहुत अच्छा है। अभी आजकल के समय में ये लंग्स के लिए बहुत अच्छा है। तो जो भी कोविड का भी ये सब प्रॉब्लम चल रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा आप सब लोग कॉर्डिसेप कॉफी को भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अगर आप DXN के प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं तो आपकी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो रही है। अच्छा, दूसरा जो हमारा स्लाइड है वो है ग्रीन थ्योरी। अब ये ग्रीन थ्योरी क्या है ना, तो क्या होता है? व्हेन रेड ब्लड सेल डाइड इट इज सेंट टू स्प्लीन, है ना। जब हमारे शरीर के अंदर लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, है ना, तो जब ये डेड हो जाती हैं तो क्या होता है? हमारे ब्लड को रिसाइकल करने के लिए ये आगे भेज देती है ना, कि अब ये ब्लड आपका बॉडी में खत्म हो चुका है तो अब इसको रिसाइकल किया जाए। तो जब रेड ब्लड सेल डाइड हो जाते हैं तो इट सेंट टू स्प्लीन, तो ये स्प्लीन में भेज दिए जाते हैं, है ना। तो जब स्प्लीन क्या काम करता है? फॉर डीकम्पोजिशन। तो इसको डीकम्पोजिशन करने के लिए इट सेंट टू, तो ये स्प्लीन में आपका जो रेड ब्लड सेल है इनमें स्प्लीन में, तो स्प्लीन आके इसको डीकम्पोजिशन करने के लिए कहाँ भेज देगा? आपके लीवर में। अब लीवर भी क्या करेगा? लीवर अगेन उसको डीकम्पोजिशन करने के लिए भेजेगा आपकी किडनी में, है ना, किडनी में। तो किडनी वहां से उसको करेगा और उसके बाद में किडनी उसको दोबारा से भेज देगा आपके हार्मोन्स में, है ना। तो क्या रहेगा? आपका जो रेड ब्लड सेल है वो रिसाइकल होने के लिए स्प्लीन में गया, और स्प्लीन में गया और लीवर से किडनी में गया, और किडनी से
हॉर्मोन्स मिल गए, सेंड टू और हॉर्मोन्स क्या करता है, उसके बाद में ये आपके वो सेंड कर देता है ना। तो बोन मेरो यहाँ से क्या करता है, हीमोग्लोबिन बनाता है और इस तरह से क्या होता है, आपका जो पुराना जो रेड सेल है, रेड ब्लड सेल है, करके रिसाइकल करके फिर वो उसको दोबारा से यूज करने के लायक बनाता है। अब अगर आपको मैं कहूँ कि डेली आपको नया ब्लड मिले, डेली के डेली आप नया ब्लड को ही अपनी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करें तो कैसा रहेगा, है ना। तो ये रिसाइकल करने का प्रोसेस को छोड़कर अगर आपकी बॉडी के अंदर डेली नया ब्लड बने तो वो सबसे ज्यादा अच्छा है ना। तो मैक्सिमम आप स्पेरुलिना का सेवन करें, है ना। तो जितनी ज्यादा से ज्यादा आप स्पेरुलिना को यूज करेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर नया ब्लड बनेगा, क्योंकि इसके अंदर जो क्लोरोफिल है वो आपकी बॉडी के अंदर नए ब्लड को, नए ब्लड सेल को आपको प्रोड्यूस करेगा। तो आप स्पेरुलिना को कंज्यूम कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो स्लाइड है नेक्स्ट, जो आपके पेट के लिए अच्छा है वह आपके चेहरे के लिए भी अच्छा है ना। व्हाट इज गुड फॉर योर स्टमक, है ना, इट गुड फॉर योर फेस। जो पेट के लिए अच्छा वो चेहरे के लिए भी अच्छा। तो इसी तरह से हम खाएंगे भी, तो इसी तरह से डॉक्टर लिम ने आपके एक्सटर्नल इसके लिए भी, चेहरे के लिए भी ये बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ पर दे दिए हैं जो आप यूज कर सकते हैं, जिसमें यहाँ पर ऑयल है, साबुन है, शैम्पू है ना, फेस वॉश भी है, बॉडी मसाज, बहुत सारे इस तरह के प्रोडक्ट तो आप अपने यूज कर सकते हैं। तो ये जो साबुन है ना, आज के समय में आप ये साबुन हमारा आप यूज कर सकते हैं, है ना। सैनिटाइजर, आज के समय में लोग सैनिटाइजर की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप साबुन हमारा यूज कर रहे हैं तो आपका जो वायरस है उसको, इस साबुन को बार बार हाथ धोने से उस वायरस को आप खत्म कर सकते हैं। तो अभी ये हमारी लास्ट स्लाइड है, ये हमारी। तो यहाँ पर अभी हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर इस प्रोडक्ट को कौन कौन यूज कर सकता है ना। तो यहाँ पर क्या है, 7 ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स हैं कि कौन कौन इस प्रोडक्ट को यूज कर सकता है। तो सबसे पहले मैं आती हूँ प्रेग्नेंट वुमेन। एक प्रेग्नेंट वुमेन इस प्रोडक्ट को यूज कर सकती है ना, क्योंकि एक हेल्दी बेबी का होना बहुत जरूरी है। जब जो प्रेग्नेंट वुमेन है इस प्रोडक्ट को आप यूज करती हैं तो आपके बच्चे के अंदर भी वो जाता है। तो आप कोकोजी, आरजीजी, स्पेरुलिना ये प्रोडक्ट आप यूज कर सकती हैं। तो प्रेग्नेंट वुमेन को देना बहुत अच्छा है और देना चाहिए, बहुत जरूरी है उनको एक अच्छी हेल्दी डाइट को देना। दूसरा, हम छोटे से बच्चे को दे सकते हैं, है ना। 1 दिन के बच्चे को भी इस प्रोडक्ट को दे सकते हैं, जीएल पाउडर दे सकते हैं शहद में मिलाकर। तो एक छोटे बच्चे को भी अगर आप देंगे तो वो उसकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्कूल चिल्ड्रंस को दे सकते हैं, स्टूडेंट को दे सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो समय होता है ग्रोइंग पीरियड होता है। एक अच्छी, जब ग्रोइंग पीरियड में एक बच्चे को न्यूट्रिशन, हेल्दी और न्यूट्रिशन डाइट उनको मिलेगी तो वे अच्छे से ग्रो करेंगे और आगे उनको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो बच्चों को देना चाहिए। दूसरा क्या, हम टीनेजर्स को भी दे सकते हैं। टीनेजर्स को क्या, इस समय में जब टीनेज एज में बच्चे आते हैं तो बहुत तरह तरह के उनकी बॉडी के अंदर चेंजेस आ जाते हैं, हार्मोन्स चेंज होते हैं और बहुत सारे उनके फिजिकल और इमोशनल चेंजेस उनकी बॉडी के अंदर होते हैं। तो बच्चे अगर ये सब चीज खाते हैं, स्पेरुलिना लेते हैं, आरजीजीएल लेते हैं, कोकोजी लेते हैं, तो उनको बहुत हेल्प करेगा उनकी आगे उनको ग्रो करने में और उनको मेंटल और फिजिकल दोनों लेवल को बैलेंस रखने में। 5वां, आप मैरिड कपल्स को दे सकते हैं, है ना। मैरिड कपल्स को इसको देना ही चाहिए, क्योंकि एक नए जीवन की वो शुरुआत करने के लिए जाते हैं। तो दोनों और फिजिकली और मेंटली दोनों अगर हेल्दी रहेंगे तो एक अच्छा हेल्दी बेबी को वो जन्म दे सकते हैं, क्योंकि वो एक ऐसे समाज का निर्माण करने के लिए मतलब तैयार हो जाते हैं कि एक नए न्यू बच्चे को नया एक जीवन वो देने के लिए जा रहे हैं। तो उनको इस प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए। आरजीजीएल, स्पेरुलिना, कोकोजी, मोरंजी,
ये सब प्रोडक्ट्स वो यूज कर सकते हैं, कॉफी, चाय, है ना। अच्छा, यहाँ सीनियर सिटीजन्स के लिए हम ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो मैं अगर सीनियर सिटीजन्स में इनको शुगर का प्रॉब्लम है तो उनको कोकोजी अवॉइड करें, उनको कॉफी दे सकते हैं, स्पेरुलिना दे सकते हैं, है ना, उसमें मीठा थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। तो आप सीनियर सिटीजन्स को भी ये सारे प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। और सिक पीपल को तो हमें देना ही है, हर तरह के प्रोडक्ट्स को उनको दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू उनका क्या प्रॉब्लम है, वो सब देखकर हमें क्या देना है क्या नहीं, वो सब हम लोग दे सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं अपनी सेशन को एंड करते हुए बस मैं इतना ही बोलूंगी कि आप सभी लोग इस प्रोडक्ट को मैक्सिमम यूज करें, ज्यादा से ज्यादा भरपूर मात्रा में इस प्रोडक्ट को यूज करें और बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं कि आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी। जब मैं आई एम 100% श्योर कि अगर आप ये प्रोडक्ट को भरपूर मात्रा में यूज कर रहे हैं तो आपको पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। मैंने माइग्रेन के लिए और अपना जो प्रॉब्लम था उसके लिए इस प्रोडक्ट को खाया और आज का डेट में मैं इस प्रोडक्ट को लगातार खा रही हूँ। सिर्फ जो कमिटमेंट किया था इस प्रोडक्ट को मैंने बताना, लोगों को बताना है, और वो सुने या ना सुने बट मैंने अपनी बात को उनको रखना है। मैं हर किसी को अपनी बात जरूर बताती हूँ, रिएक्शन के बारे में जरूर बताती हूँ। अब लेना ना लेना उनका काम है, और जहाँ फोर्सफुली मैं दे सकती हूँ वहां मैं देती भी हूँ इस प्रोडक्ट को, क्योंकि आपका काम है सिर्फ बीज को बोना। आप सिर्फ बीज बो दीजिए। 100% अगर आपने बीज बोया है और टाइम टू टाइम उसको आप पानी दे रहे हैं तो वो पक्का से फलीभूत होता है, पक्का फलीभूत होता है। इसका एग्जाम्पल एक और है, मैंने 10 से 12 साल पहले लोगों को बताया था इस प्रोडक्ट के बारे में। उनको उस समय वो बात समझ में नहीं आई और 12 साल तक भी उनको समझ में नहीं आई, लेकिन अभी ये कोविड के पीरियड में उनको मेरी याद आई। मेरे अपने ही रिलेटिव थे, उन्होंने मुझसे इसके बारे में पूछा, मैंने उनको बताया, उन्होंने कंज्यूम किया और मैंने इस मंथ अपना डबल डायमंड क्वालिफाई किया है। तो बस सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, प्रोडक्ट को कंज्यूम करना है, प्रोडक्ट को कंज्यूम कराना है, मैक्सिमम खाना है, मैक्सिमम खिलाना है, लोगों को इसके बारे में बताना है और बस अपनी बात को कह के छोड़ देना है। तो इसी के साथ ही मैं अपनी समाप्त करती हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। वंस अगेन, बाय बाय ऑल ऑफ यू।